नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कोई ठहराव अनुबंध कब बनता है, यानी कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व में कब आता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कोई ठहराव अनुबंध कब बनता है, कोई भी ठहराव अनुबंध कब बनता है, इसकी जानकारी के लिए ठहराव और अनुबंध दोनों की परिभाषाओं की विवेचना एवं उनके लक्षणों की व्याख्या अति आवश्यक है। अतः अनुबंध एवं ठहराव की परिभाषा एवं लक्षण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठहराव का परिचय क्या होता है, यानी ठहराव आखिर होता क्या है, अर्थ क्या है ठहराव का। किसी भी अनुबंध के लिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समस्त प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार नियमों एवं शर्तों के साथ उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इस स्थिति को ठहराव कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैंने किसी भी विद्यार्थी से अपना प्रस्ताव रखा और उस विद्यार्थी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो यहीं पे ठहराव हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट इसको हम लोग कह देंगे। अर्थात किसी निर्णय पर दो या दो से अधिक पक्षकारों की सहमति ही ठहराव है। तो यहाँ पे माना जा सकता है कि हमारे बीच और उस विद्यार्थी के बीच जो सहमति हुई किसी भी निर्णय पर, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, उसने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है सर, मैं आपकी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि 1000 रुपये में मेरी क्लास हम बेचेंगे उसको, और वो कहा कि हम खरीद लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों की सहमति बन गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ठहराव हो जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम में ठहराव की अपनी अहम भूमिका है, क्योंकि ठहराव ही किसी अनुबंध का आधारभूत स्तंभ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनशीलता अति आवश्यक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो राजनियम है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उसके द्वारा प्रवर्तनशीलता अति आवश्यक है किसी भी अनुबंध का, और अनुबंध में ठहराव अति आवश्यक है। और अनुबंध जो है उसमें ठहराव उसका आधारभूत स्तंभ माना जाता है। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं होगा। ये भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है। इस बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठहराव की परिभाषाएं। अब ठहराव की परिभाषाएं किसने किसने दिया है, इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि पोलॉक के अनुसार ठहराव एक या एक से अधिक पक्षकार या पक्षकारों के लिए कार्य करने या न करने का चिंतन है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक या एक से अधिक पक्षकार हैं, उन लोगों के बीच कोई भी कार्य है उसको करने के लिए, या फिर कोई ऐसा कार्य है जिसको नहीं करना है, यानी ये दो देश होते हैं, दो देशों के बीच में अनुबंध होता है कि हम लोग स्मगलिंग को रोकेंगे। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए ठहराव ये होता है कि हमको उसकी सप्लाई वगैरह पर ध्यान देना है कि सप्लाई ना हो पाए। तो सप्लाई ना हो पाए, कोई कार्य ना हो पाए, उसके लिए जो अनुबंध है, उसके लिए जो हम लोग सहमति देंगे, उसको हम लोग ठहराव कहते हैं। यहाँ पे चिंतन की बात की गई है, तो चिंतन और ठहराव और सहमति, यहाँ पे तीनों सारी बातें एक ही तरह से ली जाती हैं। लीक के अनुसार ठहराव से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति से है, जो विषय वस्तु के संबंध में एकमत होते हैं। यानी कोई भी विषय वस्तु होगी, दो या दो से अधिक लोग होंगे और उस विषय वस्तु पर सारे लोग क्या होंगे, सहमत होंगे। लीक इसके बारे में परिभाषा ये देते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। यानी
दो पक्षों के बीच में जब अनुबंध के लिए दोनों पक्ष आगे बढ़े तो कोई विषय होता है, उस विषय वस्तु पर दोनों पक्षकार या फिर दो से अधिक पक्षकार भी हो सकते हैं, अपनी अपनी सहमति देते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं कि जो भी विषय है उस पर हम लोग स्थिर रहेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ठहराव। अब वचन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे और उसका लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप सभी लोग जरूर देखें। अब देखते हैं कि ठहराव संक्षेप में हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी ठहराव तभी बनेगा जब एक पक्षकार किसी को प्रस्ताव दे रहा है और दूसरा पक्षकार उधर से एक्सेप्ट कर ले रहा है, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों होने चाहिए, तभी वह ठहराव बनेगा। आप लोग जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इस इक्वेशन को जरूर लिखेंगे, एग्जाम में नंबर अच्छा मिलता है। या फिर इस इक्वेशन को जब आप लोग याद रखेंगे तो आपको कभी भी जीवन में ये नहीं भूलेगा कि ठहराव आखिर होता क्या है। अब देखते हैं कि ठहराव के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला, दो या दो से अधिक पक्षकार। ये नॉर्मल सी बात है कि जब तक दो या दो से अधिक पक्षकार नहीं होंगे तब तक ठहराव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने आप से क्या ठहराव करेगा। दूसरा, पारस्परिक सहमति। दोनों लोगों में सहमति होनी चाहिए किसी भी बात पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सहमति देता है, यानी जो प्रस्ताव दे रहा है वही कहता कि हाँ मेरा सही है, तुमको सहमति हो या ना हो हम अनुबंध कर लेते हैं, हम अपना ठहराव मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ज़बरदस्ती हम लोग किसी पर दबाव दे करके ठहराव करवा रहे हैं, जो अधिनियम के द्वारा वर्जित है। अभी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग जब उसकी चर्चा करेंगे तो हम लोग प्यार से अच्छे से समझेंगे उसको। तीसरा, वैधानिक संबंध। दोनों लोगों में वैधानिक संबंध होना चाहिए, यानी जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करके यहाँ पे अनुबंध होने चाहिए। चौथा, पारस्परिक संवहन यानी संचार। दोनों लोगों में जो वार्तालाप है, जो आपस की बातें दो लोग शेयर कर रहे हैं किसी भी विषय पर, वो होना चाहिए। और यह वार्तालाप पहली बात तो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। पांचवा, परिणाम। और जो भी सहमति हो रही है, जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और प्रस्ताव की स्वीकृति हो रही है, कुछ न कुछ उसका परिणाम निकलना चाहिए। सामने वाला जो व्यक्ति है वह कहे कि हाँ हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और हम किसी भी ठेके को या फिर किसी भी अनुबंध को करने के लिए तैयार हैं। छठवां, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। और दोनों पक्षों के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति भी अति आवश्यक है किसी भी ठहराव के होने के लिए। अगला, ठहराव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। इसमें पहला है वैधानिक ठहराव यानी लीगल एग्रीमेंट। दूसरा है अवैध ठहराव। जो भी वैध नहीं होता है, जो भी नियम कानून के अनुसार नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवैध ठहराव, जिसको हम लोग इल्लीगल एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, व्यर्थ ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट। चौथा, व्यर्थनीय ठहराव यानी वॉइडेबल एग्रीमेंट। पांचवा, स्पष्ट ठहराव यानी एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और छठवां है गर्भित ठहराव यानी इम्प्लाइड एग्रीमेंट। किसी विषय या निर्णय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति को अनुबंध कहा जाता है। यानी कोई विषय है, उस विषय पर दो लोग मिले, आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद से दोनों में सहमति हो गई कि हाँ ये कार्य जो है हम दोनों लोग मिलकर करेंगे। दोनों की सहमति हो गई, प्रस्ताव पारित हो गया दोनों का, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये अनुबंध है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि दिल्ली के किसी इलाके में पुल का निर्माण होना है तो उस पुल के निर्माण के लिए ठेकेदार और सरकार के बीच वार्तालाप होगी, जिसमें पुल की लागत कितनी होगी इसके लिए बजट बनाया जाएगा और उस निश्चित बजट पर सरकार और ठेकेदार दोनों आपस में अपनी सहमति देंगे। सहमति के रूप में
दोनों पक्षकार लागत, काम पूरा करने की तिथि, निर्माण सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता आदि को ध्यान में रखते हुए लिखित रूप में अपने अपने हस्ताक्षर या मुहर देंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इस स्थिति में यह अनुबंध कहा जाएगा। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि ठेकेदार और सरकार के बीच में किसी भी पुल के निर्माण के लिए, क्योंकि वो एक कार्य है, तो उस पुल के निर्माण के लिए एक सहमति बनी है कि कोई ठेकेदार उस पुल का निर्माण कराएगा और दोनों में यह कुछ अनुबंध की शर्तें हैं। कुछ शर्तों के बेस पे कितनी लागत लगेगी, कितनी सामग्री लगेगी, कब तक पुल का निर्माण करवाना है, कब शुरू करना है, तो ये सारी चीज़ें दोनों में डिसाइड हो जाएंगी और दोनों में सहमति बन जाएगी। उसी को हम लोग कहेंगे अनुबंध। अनुबंध शब्द अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मिलने से है। यानी जब दो लोग मिलेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, यानी अनुबंध हो पाएगा। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ठहराव के लिए मिलाना ही अनुबंध है। ठहराव मतलब सहमति बन गई कि हाँ, हम दोनों लोग सहमत हैं ये काम करने के लिए, तो उसको हम लोग अनुबंध कहेंगे। इसे हिंदी में संविदा या करार के नाम से भी जाना जाता है। वैधानिक रूप में दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किए गए वे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हैं अनुबंध कहलाते हैं। यानी दो पक्षकारों के बीच में कोई भी ठहराव हुआ है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे लॉ के द्वारा, रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, एक्ट जो बनाए गए हैं, उनके द्वारा परिवर्तनीय है। यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको इनफोर्सिबल है। अर्थात ऐसा ठहराव या सहमति जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व एवं अधिकार की उत्पत्ति कराता हो, अनुबंध कहलाता है। ये प्यारा सा इंट्रोडक्शन था आप सभी के लिए। अब हम लोग अनुबंधों की परिभाषाओं की बात करते हैं। विभिन्न समयों पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं न्यायाधीशों के द्वारा अनुबंध के संबंध में तरह तरह की परिभाषाएं दी गई, जिनमें से कुछ परिभाषाएं मैं आपको अब बता रहा हूं। पहला, सॉलोमन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उनकी हम बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है, उन दायित्वों की व्याख्या करता है। यानी अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जहाँ पे दो लोग आके मिलते हैं, अपनी सहमति देते हैं, विचारों की सहमति होती है और विचारों की सहमति से दोनों लोगों में दायित्व की उत्पत्ति हो जाती है। दायित्व की उत्पत्ति का मतलब है कि किनको कौन कौन से काम करने हैं, और जो अनुबंध है वह स्वयं बताता है कि किनका किनका दायित्व क्या क्या है, यानी व्याख्या करता है सबके दायित्वों का। ये परिभाषा सॉलोमन के अनुसार दी गई है। अब हम लोग दूसरी परिभाषा देखते हैं, सर विलियम एंसन के द्वारा दी गई परिभाषा देखते हैं। अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, वह सहमति देती है कि हाँ, और वो दायरा भी तय करती है कि आपको इस दायरे के अंदर ही क्या करना है, अनुबंध करना है, तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार अथवा पक्षकारों के विरुद्ध किसी कार्य को करने या न करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी जिसमें क्या होता है, एक या दो से अधिक जो भी पक्षकार होते हैं, दोनों के बीच में अधिकारों का बंटवारा हो जाता है। तीसरी परिभाषा सर फ्रेडरिक पोलाक के अनुसार प्रत्येक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है अनुबंध कहलाता है। यानी जितने भी ठहराव होंगे, जब कोई अनुबंध होगा तो अनुबंध करते समय कुछ शर्तें रखी जाएंगी और दो पक्षों के बीच में सहमति बनेगी, और वह सहमति जब बन जाएगी और वह सहमति इस बेस पे होगी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी एक्ट पारित हुए हैं पार्लियामेंट से, उसके अनुसार ही वे हैं, बने हुए हैं, उसके दायरे के अंदर ही हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कभी भी कोई फॉल्ट होता है
तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसमें वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है। तो अगर इस तरीके से कोई भी ठहराव होता है तो वह अनुबंध की सूची में आ जाता है, वह अनुबंध कहा जाता है। चौथा, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार ऐसा ठहराव जो राज्य द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहा जाता है। अभी हम लोगों ने अनुबंध और ठहराव दोनों को भली प्रकार से अच्छे से समझ लिया और जान लिया। अब हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं और जानते हैं कि कोई भी ठहराव अनुबंध कैसे बनता है, कब बनता है। दोनों परिभाषाओं एवं लक्षणों का यदि सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाए तो किसी ठहराव को अनुबंध बनने के लिए निम्न शर्तें अति आवश्यक होती हैं। यानी अगर कोई ठहराव है, वह ठहराव अनुबंध बनेगा तो उनके लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन सी बातें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ठहराव के अनुबंध बनने के लिए, हम लोग अब इसको समझेंगे। पहला, 2 या 2 से अधिक पक्षकार, यानी 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए तभी कोई ठहराव अनुबंध बनेगा। दूसरा, पारस्परिक सहमति, जो भी लोग हैं उनके बीच में सहमति होनी चाहिए, पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। तीसरा, वैधानिक संबंध, उनमें वैधानिक संबंध भी होना चाहिए। चौथा, पारस्परिक संवहन, यानी आपसी संचार होना चाहिए, आपस में वार्तालाप होना चाहिए किसी भी विषय पर, किसी भी बात पर जिस पे अनुबंध होने वाला है, जिस पे ठहराव होकर के आया हुआ है। पांचवा, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, दोनों पक्षों के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति का होना भी अति आवश्यक है। छठवां, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, यानी जो भी पक्षकार हैं वो लोग अनुबंध करने के लिए सक्षम हो। सक्षम होने का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति जो पागल हो, जो दिवालिया हो, या फिर जो अभी नाबालिग हो, 18 साल की उम्र का ना हुआ हो, वह क्या है, वह अनुबंध नहीं कर सकता है। तो उन लोगों का हम लोग अनुबंध मान्य नहीं करते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी उनके बीच जो है, उनकी जो है क्षमता होनी चाहिए कि वो लोग अनुबंध करने योग्य हैं कि नहीं हैं। सातवां, स्वतंत्र सहमति, और जो भी पक्षकार आपस में अनुबंध कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के कनपट्टी पर बंदूक रख करके अनुबंध करवा रहा है, तो इसको हम लोग कभी भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे और यह अनुबंध कभी भी क्या होगा, मान्य नहीं होगा, और यह ठहराव भी नहीं बन पाएगा तो अनुबंध कैसे बनेगा। आठवां, न्यायोचित प्रतिफल, और जो भी कंसिडरेशन होना चाहिए, जो भी प्रतिफल होना चाहिए, यानी एक लोग जो किसी व्यक्ति से अनुबंध कर रहे हैं तो जो दो लोगों के बीच में लेन देन हो वो भी क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, यानी प्रतिफल न्यायोचित होना चाहिए। नौवां, वैधानिक उद्देश्य, जो भी उद्देश्य हो वो नियम कानून के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अनुबंध कर रहा है, उसमें लीकर, उसके बाद से जो भी चरस, गांजा, जो चीज़ें वैध नहीं हैं उनका अनुबंध कर रहा है तो उसको हम लोग मान्यता देंगे, ऐसा कदापि नहीं है। वे अनुबंध क्या हो जाएंगे, अवैध कहे जाएंगे। 10वां, ठहराव का स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न होना, जो भी ठहराव है वह क्या हो, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। 11वां, ठहराव का लिखित, प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना, जो भी ठहराव हो रहा है अगर वह ठहराव लिखित है, प्रमाणित है या फिर रजिस्टर्ड है तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग अनुबंध मानेंगे। क्योंकि अगर हम लोग उस ठहराव को प्रमाणित नहीं कराते हैं तो आगे चल के हम लोग उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, उस व्यक्ति को न्यायालय में नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए उस डॉक्यूमेंट का जो भी स्टैम्प ड्यूटी होती है उसको पे करके उसको प्रमाणित करवा लेना चाहिए और प्रमाणित होता भी है। 12वां, अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय, यानी जो भी अधिनियम है उसके द्वारा उसके अंतर्गत आता हो और अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसको हम लोग क्या करें, न्यायालय में लेके जा सकें। तो यह होता है कि किस तरीके से हमारा अनुबंध क्या हो, अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियोस में हमने जाना कि कोई भी ठहराव अनुबंध कब बनता है, और इस वीडियोस में ठहराव अनुबंध कब बनता है इसको जानने के लिए हमने पहले अनुबंध की परिभाषा को, लक्षणों को समझा और बाद में फिर से ठहराव को समझा
और दोनों का कंपैरिजन निकाल करके हमने ये जाना कि अगर कोई भी ठहराव अनुबंध बनता है तो उनके लिए किन किन शर्तों का होना अति आवश्यक है। तो ये इस तरीके से एग्जाम्स में आंसर लिखे जाते हैं। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो हमें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।